नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं विज्ञान प्रकाश। माहौल इनटॉलरेंस की डिबेट का है, असहनशीलता की बहस का है। हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने इस बात को चुना कि एक डेमोक्रेसी में, एक प्रजातंत्र में, जो व्यक्ति सबसे ऊंचे पद पर बैठा हो, जो कि आज की तारीख में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो जो भाषा बोले और उनकी पार्टी के तमाम तरह के एलिमेंट्स, नेता, जनरल सेक्रेटरीज, छोटे एमएलएज, वो जो भाषा बोले, उसमें फिर इतना चमत्कारी जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है। हाल में मैं नरेंद्र मोदी को सिंगापुर में सुन रहा था। उन्होंने बात कही, 2-3 वासुदेव कुटुंबकम, इस तरह की बात कही। हिंदुस्तान वो देश है जहां सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, इस तरह की बात कही। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, मुझे कोई एतराज नहीं। आप एक प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद करते हैं? यही उम्मीद करते हैं कि वो सबसे बड़े पद पर बैठकर राष्ट्र के इसी स्वरूप को अपनी जबान में जाहिर करे। आप ये तो नहीं उम्मीद करते कि वो विभाजन की भाषा बोले। लेकिन ये बात मेरे अभी तक समझ में नहीं आई कि ये दोहरी रणनीति कब तक बीजेपी अपनाएगी। उसकी टॉप मोस्ट लीडरशिप जो है वो बिल्कुल अलग जबान बोलती है, उसकी नीचे की लीडरशिप जो है वो बिल्कुल अलग जबान बोलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कहने और करने के बाद, ये सुनते रहने के बाद कि साहब बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं अपने सिस्टम में, नरेंद्र मोदी होंगे भी, 282 सीट के साथ वो सरकार पर काबिज हुए हैं, वो रोक नहीं पाते, वो नियंत्रित नहीं कर पाते। पार्टी से कोई भी एक्शन कभी सुनाई नहीं पड़ता। मेरे साथ आज जो पैनल है, ये सब लोग ऐसे हैं जो बड़ी बारीकी से इस विषय को समझ रहे हैं। मेरे साथ शरद प्रधान जी हैं। शरद प्रधान को, इन लोगों को कोई इंट्रोड्यूस मुझे करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे यूपी के लीडर्स क्या जबान बोलते हैं। हम लोग बड़े लकी हैं, आज शरद जी दिल्ली में थे, इसलिए हमारे साथ यहाँ प्रोग्राम में है। इनसे हम बात करेंगे जो ये पूरा डुअल लैंग्वेज का फॉर्मूला है। संजय सिंह है। संजय ने बहुत करीब से बिहार का चुनाव देखा। खूब भाषा की नौटंकी, ड्रामेबाजी, ऊपर कुछ और नीचे कुछ और चलती रही पूरे बिहार चुनाव में, और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के मुंह पे सियासी तमाचा पड़ा हार के फॉर्म में। संबित पात्रा साहब हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है। स्वाभाविक है नौजवानों के बहुत सारे सवाल इनके लिए होंगे। प्रमोद तिवारी जी हैं, बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस के, अब राज्यसभा एमपी हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत को तकरीबन 40 साल से देख रहे हैं। शरद प्रधान, मैं आपसे शुरू करूं। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मेरे पास इतनी रिसर्च है। डे 1 से मोदी की भाषा और बीजेपी की भाषा अलग क्यों, और इसमें एक बहुत बड़ा तबका संगीत सोम से लेके योगी आदित्यनाथ तक का यूपी से शामिल है। बिल्कुल, मुझे ये लगता है जब 2014 के इलेक्शन के बारे में सोचिए तो उसमें एक चीज जो विजिबल थी सबसे ज्यादा, जो मुझे दिखी और जो पॉजिटिव चीज थी, वो मोदी कम्युनल कार्ड प्ले नहीं कर रहे थे कहीं पे भी, और उसका उनको नतीजा भी मिला, उसका फायदा मिला। उसका फायदा इस तरीके से मिला कि बहुत सा जो हिंदू तबका है जो बीजेपी का सपोर्टर नहीं है, उन्होंने भी ये देख करके कि ये बैलेंस दिख रहा है इनमें, ये आदमी 2002 वाला नहीं है, उसको वोट किया। जीतते ही मैं इसलिए कर रहा हूं, मेरी 2014 के नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतने के बाद से जब ये लव जिहाद की नौटंकी शुरू हुई, और मैं नौटंकी कह रहा हूं, उसको 50 बार यूपी से शुरू हुई वो, उन्होंने जब तो योगी मैंने पूछा ये सवाल, मैंने कहा क्या 282 सीट नरेंद्र मोदी को लव जिहाद कराने के लिए दी गई थी? आज तक इस पार्टी ने योगी आदित्यनाथ पर कोई डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन नहीं लिया। इससे जाहिर होता है कि मोदी उसके बाद जो हैं उनको ये लगने लगा, अमित शाह और जैसे लोग जो नॉन कम्युनल हैं और जिन्होंने वो हावी हो गए, आरएसएस का एलिमेंट हावी हो गया, उन्होंने कहा, जब यूपी का इसके बाद सबसे पहले यूपी का उपचुनाव आया, उसमें उन्होंने लीडरशिप दे दी योगी आदित्यनाथ को। उसी दिन से जाहिर हो गया था कि लगता है कि अब मोदी के ऊपर वो एलिमेंट हावी हो गया। उन्होंने कहा आपने तो जीत लिया इलेक्शन,
अब हमें अपने तरीके से करने दीजिए, हम आपको दिखाएंगे। और ये गलत फहमी के शिकार हुए, इन्होंने ये सोचा कि जो 282 सीट मिली हैं वो हमें हिंदुत्व के नाम पे लिए, जो कि नहीं मिली थी। ये बड़ा तो भारी, अच्छे दिन के वादे के नाम पे थी, अच्छे दिन के वादे के बारे में लिखे की वजह से मिली। और क्योंकि जो देश में आएगा बेहतरी लाएगा। और एक और फैक्टर था या विज्ञान, एक और फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर था कि कांग्रेस से डिसइल्यूजनमेंट था, राहुल गांधी से कोई उम्मीद नहीं थी। उनमें लगा कि ये आदमी इस देश का मसीहा बन के आ रहा है। वो जो तबका था जिसने अखिलेश यादव को यूपी में बड़ी भारी मात्रा में जिताया, वही वोटर ने इनको वोट डाला। तो संजय सिंह, आपने इतने करीब से बिहार का चुनाव देखा, गिरिराज सिंह और सब, ये कहां पर बीजेपी है? मैं शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोगों की भी बात नहीं कर रहा हूं, वो अपना झगड़ा अपना निपटे। मैं एक आइडियोलॉजिकल आधार पर बात कर रहा हूं कि ये इतना बड़ा भाषा का आपस में गैप क्यों है? देखिए, एक चीज बीजेपी, मुझे लगता है बहुत सारे लोग बीजेपी में, वो जो स्पिरिट ऑफ मैंडेट था 2014 का, उसकी व्याख्या लोगों ने अलग अलग तरीके से करी, और जिसके कारण ये समस्या वो हो रही है। वो लार्जली एक डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मैंडेट था, मैं कहूंगा हिंदू नेशनलिज्म से ज्यादा। मोदी बहुत सारे समय में उसकी व्याख्या बहुत अच्छी करते हैं। उन्होंने संसद में जो पहला भाषण दिया था, उन्होंने जब ये कहा कि हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं, 21 सितंबर 2014 को, ध्यान से आप लोग सारा पैनल ये सुनिएगा, बहुत आप लोग जानकार लोग हैं, अपने टेलीविजन इंटरव्यू में CNN इंटरनेशनल चैनल को नरेंद्र मोदी कहते, इंडियन मुस्लिम विल लिव फॉर इंडिया। भारतीय मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जिएगा, दे विल डाई फॉर इंडिया। और भारतीय मुसलमान हिंदुस्तान के लिए जान देने को तैयार। वहां से शुरू करके 18 महीने में जब देखिए तब साहब पाकिस्तान चले जाइए, ये खाना खाना हो तो फलाना जगह। ये किस तरह की लूजनेस है? उसमें मैं नरेंद्र मोदी को कोट कर रहा हूं, अपने आप को नहीं। आप जो कैथोलिक कन्वेंशन जो दिल्ली में हुई थी, उसमें उनका भाषण सुनिए, बहुत ही उम्दा भाषण वो था। हाँ। मुझे लगता है कई बार जब वो चीज नीचे आता है, जो चीज आप कह रहे हैं, या कई बार वो भी कहीं पे क्राउड में किसी और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के सामने जब बोलते हैं, तो शायद वो चुनाव की इस तरह की वो डायलेक्टिक्स की किसी तरह की मजबूरियां होती होंगी। लेकिन जब वो नीचे आता है तो मुझे लगता है कई बार लोग ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी ये एक डिफरेंट ऑडियंस के लिए कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो पाकिस्तान की लीडरशिप नहीं है कि डोमेस्टिक ऑडियंस को अलग जबान में एड्रेस करें, आप बिल्कुल सही, इंटरनेशनल ऑडियंस को अलग जबान में एड्रेस करें। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ विज्ञान। बहुत सारे लोग, चूंकि बीजेपी और आरएसएस का एक अम्बिलिकल कॉर्ड है, और बीजेपी के अंदर जो नेता हैं उनकी भी अवधारणाएं अलग अलग तरह को है कि मान्यताएं कि आरएसएस, वो सेकंड गेस करते हैं कि क्या बोलेंगे जिससे आरएसएस खुश होगा और उससे उनकी आगे दुकान चलेगी। 90 के दशक से आप बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस के, ये क्या रणनीति है बीजेपी की, ये दोहरी जबान बोलना? देखिए, मैं एक चीज कहूं आपसे, हाँ, इनकी मजबूरी है, और मजबूरी नहीं रणनीति भी है इनकी। मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश केंद्र बिंदु रहा है। ये जब कुछ करते हैं, और अगर यह गलतफहमी है कि इनके यहाँ कोई अपनी मर्जी से बोल लेता है, तो ये गलतफहमी है। इनको क्या साफ कह रहे हैं कि इनकी केंद्रीय लीडरशिप का संरक्षण होता है इस तरह के बयान देने में? इनको रोल असाइंड है। क्या है, आप जरा सा एक नजर डाल लें, चले आए पिछले 18 महीने पे। अगर शुरुआत कहां से हुई थी? आपने कहा डेवलपमेंट का मुद्दा था, और कांग्रेस पार्टी से लोग निराश थे, उन्हें एक अच्छा विकल्प मिला। ये उस समय के जरा कुछ वायदे याद करिए। अच्छे दिन आएंगे महंगाई के लिए। आप देखें, सामान्य घर में महंगाई से लोग परेशान थे उस समय जब हमारी सरकार चुनाव में गई। उन्होंने कहा साहब, हमारे आते ही पहले दिन से महंगाई नीचे गिरेगी। अब 55 रुपए वाली दाल पे तो हम चले गए, अब 205 रुपए वाली दाल पे ये कहाँ पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे? बिहार चला गया। बिहार शुरुआत है, मध्य प्रदेश शुरुआत है, कहाँ जाएंगे? मैं तो अभी उस पे नहीं आ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मजबूरी क्या है इनकी। फेलियर शुरू हो गया इनका हर मोर्चे पे। 15 लाख आना नहीं, 4000 करोड़ पे आकर रुक गए। ये महंगाई रोक नहीं पा रहे हैं। ये पाकिस्तान पे कोई नियंत्रण नहीं इनका। तो अब इनको लगता है कि बने रहने के लिए फिर लौटो उसी पुराने मुद्दे पर। तो कभी गिरिराज सिंह कहते हैं या तो मोदी के साथ रहो या पाकिस्तान का वीसा पासपोर्ट टिकट दे देते हैं। चलिए, गिरिराज सिंह ने कहा था तो उनको थोड़ा साइडलाइन कर देते,
गिरिराज सिंह को ये कहने के बाद क्या किया है मालूम है आपको? मंत्री बना दिया। आप कह रहे कोरियोग्राफी वहीं से हो रही है। कोरियोग्राफी राकेश सिन्हा, बड़ा सिंपल सा मेरा प्रश्न है, और आपने देखा बिहार में किस स्तर की हार हुई। अब इसमें बार बार आरोप आरएसएस पर विपक्ष मिलकर लगा देता है कि साहब आरएसएस चाहती है कि बीजेपी इस तरह की जबान बोलती रहे और नरेंद्र मोदी ऊपर एकता और स्टेट्समैन का झंडा फहराते रहे। क्या ये 5-7 बयान इस देश की कमजोरी, इस देश में व्याप्त बुराई के कारण है? उसका मैं बता एक कारण नहीं, 5-7 बयान नहीं, मैं आ रहा हूं। आप स्पेसिफाई करिए ना मुझे। नहीं, क्योंकि ये आरोप लगता है कि ये विचारधारा वहां की है जो बीजेपी के नेता फिर बोलते हैं। प्रमोद जी बहुत पुराने नेता हैं। हाँ। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरएसएस पर क्या विचार विमर्श इन 5 बयानों के आईने में होना चाहिए? मैं श्री गोलवलकर को उद्धृत करता हूं, शायद प्रमोद जी ने पढ़ा होगा। श्री गोलवलकर ने कहा था कि कुछ लोग हिंदुत्व के नाम पर जो प्रतिक्रियावादी बयान देते हैं, उन बयानों के आईने में आरएसएस को देखा जाता है, और ऐसे प्रतिक्रियावादी लोगों को उन्होंने कहा कोई कभी हिंदुत्व का हिस्सा नहीं हो सकता है। आरएसएस का इस देश में 1,57,000 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जब मेडिसिन का कोई प्रोजेक्ट चलता है, जब गरीबों के लिए प्रोजेक्ट चलता है, तो यह नहीं देखा जाता है आने वाला नमाज पढ़कर आया है या गिरजाघर से आया है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप लोगों की ये दिक्कत नहीं है कि आपके अच्छे कर्मों के बावजूद ये बयान धो देते हैं आपको? इन बयानों के आईने में आरएसएस देखा जाता है, उसके रचनात्मक काम और बड़े काम ढक जाते हैं, और आरएसएस को एक राइट विंग संस्था के रूप में देखा जाता है, जो गलत है। हम चाहते हैं कि ऐसे बयान ना आए जिससे कि संघ का जो फिर होता क्या है? ऐसे बयान तो आते ही आते हैं। जब बीजेपी आरएसएस की मीटिंग होती है, क्या आपके सरसंघ चालक बैठकर प्रधानमंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि ये 5 आदमी बंद करें ये बयान देना? भारत में जो सांप्रदायिकता की जो बीमारी है, उसके जड़ में कांग्रेस है। जिस कांग्रेस ने अल्पसंख्यकवाद की राजनीति, उसके जड़ में योगी आदित्यनाथ नहीं है, साक्षी महाराज नहीं है, गिरिराज सिंह नहीं है, संजीत सोम नहीं है। कर लूं तब आप कहेंगे। मैं कह रहा हूं कि मुस्लिमों को मानसिक रूप से गुलाम, हिंदुओं को हीन, और वोट बैंक की राजनीति, इनके सेकुलरिज्म के 3 आयाम हैं। पाकिस्तान में दिवाली बनाने का बयान जो है वो अभिज्ञान प्रकाश देते हैं। मैं आपसे एक बात से चुनाव हो रहा है बिहार में, दिवाली कहा मने इसका नहीं एक बात से असहमत हूं। मैं पाकिस्तान के बारे में बोलता हूं तो एक भारत के मुसलमान कैसे उससे प्रभावित हो जाते हैं? संबित पात्रा, आप लोगों के ऊपर ये लोग चार्ज लगा रहे हैं कि ये आपकी बड़ी सोची समझी रणनीति है। नरेंद्र मोदी तो बोले स्टेट्समैन की तरह, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, वासुदेव कुटुंबकम, डिजिटल इंडिया, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। और गिरिराज सिंह बोले यहां पटाखा चलाओ वहां पटाखा चलाओ। ये कब तक करेंगे आप लोग? देखिए, आपने तो खुद माना कि नरेंद्र मोदी जी तो स्टेट्समैन की तरफ बोल रहे हैं। हाँ। कम से कम हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी तो स्टेट्समैन की तरफ बोल रहे हैं। इनके यहाँ तो राजीव गांधी कह रहे थे क्यों इतने लोग मारे गए सिख लोग, तो क्या हो गया? हाँ, बड़ा सा पेड़। सवाल नरेंद्र मोदी पे, आप राजीव गांधी पे मत आइए। मैं किसी के बीच में नहीं, राजीव गांधी वाला सवाल मैं उनसे पूछ लूंगा। सवाल अपने तरीके से जवाब दे लीजिए। मैं हाथ जोड़ के थोड़ा सा सहिष्णुता चाहता हूं। और जहां तक नेताओं की बात है, कौन वो नेता था जो 26/11 के 3 दिन बाद किताब रिलीज कर रहा था? ये आतंकवादियों ने नहीं किया है, ये तो आरएसएस के लोगों ने साजिश करके 26/11 किया है। कल एक बहुत बड़े नेता ने, जिनको ऑलमोस्ट एलओपी का दर्जा प्राप्त है, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भरे सांसद में सभी कैमरे के सामने पूरा विश्व देख रहा था, वहां उन्होंने कहा कि अगर संविधान को अमेंड करने की कोशिश की जाएगी तो रक्तपात हो जाएगा, खून बह जाएगा सड़क पे। सब शांत, कोई कुछ नहीं कह रहा है, हेडलाइन भी नहीं छपा आज। अगर बीजेपी से दूर दूर तक जुड़ा हुआ नहीं व्यक्ति, साध्वी प्राची जिसका मतलब भी नहीं है बीजेपी से, वो कह देती रक्तपात, तो आज हर अखबार का हेडलाइन और 4 सारे चैनलों के डिबेट रक्तपात रक्तपात रक्तपात। ऐसे रक्तपात हो रहा होता मानो हिंदुस्तान तो अब गया, रक्तपात ही हो गया। देखिए, ये हमारा रक्तचाप बढ़ाना बंद करिए, हम लोग को डेवलपमेंट करने दीजिए। रक्तपात हम नहीं चाहते हैं, और रक्तपात के ऊपर राजनीति करने वाले लोग अलग हैं। याकूब मेमन को जब फांसी दी गई, इनके छोटे मोटे किसी साध्वी प्राची ने नहीं, इनके 2 बड़े बड़े सांसदों ने किया ट्वीट। और क्या ट्वीट किया? दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, दे हैंग्ड याकूब मेमन। ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है। बताइए, सोनिया जी के कहने पर स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद कहा गया। हमारे को सब कुछ डायरेक्शन होता है, आपको आकाशवाणी होती है। योगी आदित्यनाथ की आपकी पार्टी ने क्या एक्शन लिया? आदित्यनाथ के कौन से बयान पे? आदित्यनाथ बताइए। ये चाहते हैं कि इस मुल्क में, आप लोगों की पता नहीं वो जो औसत उम्र क्या है, वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में
कोई लड़का लड़की अलग अलग धर्म के एक दूसरे को पसंद करने लगे तो उसके हिसाब से वो लव ऐसा नहीं जिहाद चाहते हो जाएगा। आदित्यनाथ। ऐसा आदित्यनाथ नहीं चाहते। अच्छा, ऐसा आदित्यनाथ नहीं नहीं चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं जरा बताइए। वो चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। आदित्यनाथ चाहते हैं सबका हमारा साथ सबका विकास। हमारा सारा आदित्यनाथ चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। तभी तो उनको जनता ने शरद चुना प्रधान है। आदित्यनाथ यूपी के चाहते हैं जनता सबका नहीं, साथ सबका यूपी जनता विकास। क्यों चुन नहीं रही नहीं होगी? नहीं, जिस प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय टेलीविजन के इंटरव्यू में कहा कि मुसलमान इस मुल्क के लिए जान देने को तैयार है, उसके नेता संजय सिंह जी बिहार के चुनाव को देख रहे थे, उसके नेता पाकिस्तान को पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक मिनट, आऊंगा मैं सहमत हूं आप बोलिएगा, आप जवाब दीजिएगा। कम से कम राकेश सिन्हा जी, आप उन लोगों में से हैं जो प्रश्न का उत्तर देते हैं। आपकी वो ट्रेनिंग नहीं है कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि मौसम कैसा है, आप बताएं रात काली थी। समझे? मैं आ रहा हूं, एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं, कहीं मत जाइएगा, मैं आ रहा हूं। और सवाल जो होगा जवाब भी संबित पात्रा उसी को देंगे।